नमस्ते। सभी काव्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। आज मैं एक नई काव्य श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ और जो कविता मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूँगी वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा विरचित है और राग विराग में संग्रहित है। तो उसी में से मैंने इस कविता को चुन के निकाला है आप लोगों के लिए और प्रस्तुत कविता का शीर्षक है सरोज स्मृति। सरोज निराला जी की पुत्री का नाम था और उसी की याद में उन्होंने इस कविता की रचना की थी। कविवर निराला के द्वारा विरचित कविताओं में से, बृहत्तर कविताओं में से सरोज स्मृति एक प्रमुख कविता है। तो कविता प्रस्तुत करने से पूर्व मैं इसका थोड़ा सा समीक्षात्मक सर्वेक्षण कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कविता और आप इस कविता के महत्व को और कवि की जो वेदना इसमें प्रस्फुटित हुई है उसको अच्छे तरीके से आप समझ पाएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कविता जो है सरोज स्मृति, ये महाकवि निराला के कविताओं में से सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि इसमें पहला तो यह कि प्रस्तुत बृहत्तर कविता प्रबंधात्मक और महाकाव्यात्मक औदात्य तथा आयाम से परिपूर्ण है। दूसरे कि इस प्रलंब कविता में कवि की अंतर्वेदना बहुत ही तीखे स्वर में प्रस्फुटित हुई है। दूसरे इस प्रलंब कविता में कवि की चित्कार इतने मुखर स्वरूप में प्रस्फुटित हुई है कि पाठक भी अभिभूत हो जाता है। इस प्रलंब कविता में कवि की अंतर्वेदना का चित्कार इतने मुखर रूप में प्रस्फुटित हुआ है कि पाठक भी सहज ही अभिभूत हो जाते हैं। साहित्य में व्यक्तित्व प्रतिफलन की दृष्टि से भी इसका मूल्यांकन बढ़ जाता है। और चौथे कि कवि के जीवन में जो सामाजिक और आर्थिक वैषम्यता के प्रति जो आक्रोश है वो जितने मुखर रूप में इसमें प्रस्फुटित हुआ है वो शायद ही कहीं और हुआ हो। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोही कवि निराला जो कि अपराजयी माने जाते थे, अक्खड़ माने जाते थे, इस कविता में कहीं ना कहीं उनकी पराजय का स्वर भी प्रस्फुटित हुआ है और यही सब कारण है जिसकी वजह से सरोज स्मृति हिंदी काव्य की एक चिर अमर सर्जना बन गई है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में दे दूं कि ये कविता आखिर संबंधित किससे है। कविता का शीर्षक तो मैंने बता दिया, सरोज स्मृति, और नाम से ही जैसा आपको प्रतीत होता है कि ये किसी की याद में लिखी हुई है। ये सरोज की याद में लिखी हुई है जो उनकी पुत्री थी और भरे यौवन में 18 साल के बाद जैसे ही 19वें साल में उसने कदम रखा वैसी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के 2 साल बाद 1935 में इस काव्य की रचना की गई है। और ये कविता जैसा कि मैंने बताया कि प्रबंधात्मक कविता है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे 3 पार्ट में ख़त्म कर सकूँ। और एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है, थोड़ा सा संशय भी लग रहा है कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे कि आज के समय में इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए, उद्देश्य तो है और बहुत ही प्रासंगिक है। प्रासंगिक इसीलिए क्योंकि ये कविता जो है ये जीवन की तरफ नहीं मौत की तरफ इशारा करती है और मौत जो है, मृत्यु जो है, वो जीवन का एक शाश्वत सत्य है और आज नहीं तो कल हम सभी को इसका वर्ण करना है, तो इससे भागना क्यों। दूसरी चीज़, इस कविता को चुनने की एक और ख़ास वजह है कि आज के भाग दौड़ में हम अपने मनोभावों को व्यक्त करना भूल गए हैं। हम दुखी भी होते हैं तो क्षण भर को दुखी होकर इस तरह से उस समय को निकाल देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि पीड़ा में एक अलग सर्जना है। कविता शुरू करने के पूर्व एक बात और बता दूं कि उनकी पत्नी का देहांत भी असमय ही हो गया था और उनकी पुत्री सरोज
उनकी पत्नी की पुण्य स्मृति और धरोहर थी, पर भरे यौवन में पहले तो वह सधवा नहीं रही और फिर उसकी भी मृत्यु हो गई, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो कवि के मन की जो दशा है उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन इस कविता में देखने को मिलता है। तो प्रस्तुत कविता का शीर्षक है सरोज स्मृति। 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण। 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण। तनये लीकर दृक्पात तरुण। तनये लीकर दृक्पात तरुण। जनक से जन्म के विदा अरुण। गीते मेरी तजरूप नाम। गीते मेरी तजरूप नाम। वर लिया अमर शाश्वत विराम। पूरे कर शुचितर सपर्याय। जीवन के अष्टादशाध्याय। चढ़ मृत्यु तरण पर तूर्ण चरण। कह पितः पूर्ण आलोक वरण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण। सरोज का ज्योति शरण तरण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण। सरोज का ज्योति शरण तरण। कवि अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि 19 पर जो प्रथम चरण अर्थात 18 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत जब 19वें साल में तुमने प्रथम कदम रखा, उसी समय तुमने जीवन रूपी सागर को पार कर लिया, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो गई, अर्थात तुम मृत्यु का ग्रास बन गई और अपने पिता से सदा सर्वदा के लिए विदा लेके तुम प्रयाण कर गई। कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरी गीते, हे मेरी गीते, तुमने जो भौतिक रूप, भौतिक नाम जो तुम्हें दिया गया था, उस सभी को त्याग कर तुम मृत्यु का ग्रास बन गई। जीवन के 18 साल तुमने सफलतापूर्वक पार किए और 19वें साल में इसके बाद यह कहकर, जैसे कि मृत्यु रूपी नाव पे सवार होकर तुम जा रही हो, यह कहकर कि हे पिता मैं इस पूर्ण आलोक का आज वरण करने जा रही हूँ, इसे मेरी मृत्यु मत समझिए। ऐसा कहकर तुम इस तरह से मृत्यु रूपी नाव पर सवार हो गई कि हे बेटी, केवल 19वें वर्ष की आयु में अपना पहला कदम रखते ही तुम इस जीवन रूपी सागर के पार उतर गई, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन गई। भर यौवन काल में ही अपने पिता से सदा सर्वदा के लिए विदाई लेकर अपने नयन मूंद कर तू चल बसी। ओ मेरी गीते, समस्त भौतिक नाम और रूपों को, बंधनों को तुमने त्याग दिया और शाश्वत अमर मृत्यु का वरण कर लिया। तुमने अपने जीवन के 18 साल सब प्रकार की सफलताओं के साथ पूरे किए। इसके बाद जैसे यह कहकर तू मृत्यु रूपी नाव पर सवार हो गई कि हे पिता, मैं इस पूर्ण आलोक का वरण कर रही हूँ, अर्थात मेरी प्राण ज्योति इस महाज्योति में शामिल हो रही है, से आप अपनी सरोज की मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति के लिए अमर ज्योति की शरण में महाप्रयाण या महाप्रस्थान समझें। 19 पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन सिंधु तरण। तनये लीकर दृक्पात तरुण। जनक से जन्म की विदा अरुण। गीते मेरी तजरूप नाम। गीते मेरी तजरूप नाम। वर लिया अमर शाश्वत विराम। पूरे कर शुचितर सपर्याय। जीवन के अष्टादशाध्याय। चढ़ मृत्यु तरण पर तूर्ण चरण। कह पितः पूर्ण आलोक वरण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण। सरोज का ज्योति शरण तरण। अशब्द अधरों का सुना भाष। अशब्द अधरों का सुना भाष। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ रह निर्भर। रह का मतलब रात दिन। अशब्द अधरों का सुना भाष। मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ रह निर्भर। ज्योतिष तरना के चरणों पर। जीवित कविते शत शत जर्जर। ज्योतिष तरना के चरणों पर। कवि ये कह रहे हैं कि मैं मौन अधरों और वाणी वाला एक सराजक कवि हूँ, क्योंकि कवि जो है वो लिखकर ही अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि मैं एक सराजक कवि हूँ जो कि रात दिन माँ सरस्वती की शरण में रह के कुछ प्रकाश हासिल किए हैं, यानी कि कुछ गुण हासिल किए हैं, कुछ कला हासिल की है। जीवित कविते शत शत जर्जर। छोड़कर पिता को पृथ्वी पर।
तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जीवित कविते शत शत जर्जर छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम, कहता तेरा प्रयाण सविनय, कोई न अन्य था भावोदय। कवि अपनी युवा पुत्री की मृत्यु से बहुत आहत हैं और ये कहते हैं कि क्या तुम असमय ही इसलिए चली गई कि विषम अभावों के जर्जर तीरों से आहत अपने पिता को छोड़कर, क्या तुम इसलिए पहले चली गई कि तुम उस समय सक्षम होके मुझ अक्षम का हाथ पकड़ के गहन तम से यानी कि गहन अंधेरे को पार कराओ, क्योंकि तुम्हारे इस नम्रता भरे प्रस्थान का और कोई भाव तो स्पष्ट नहीं होता। श्रावण नभ का स्तब्धांधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार। कवि ये कहते हैं कि श्रावण मास की प्रथम तिथि को आकाश के गहरे अंधकार को चीरती हुई तुम स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। धन्य में पिता निरर्थक था, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। सुचते पहना कर चीना शुंक, सुचते पहना कर चीना शुंक, रख सका न तुझे अतः दधिमुख। छीन का न छीना कभी अन्न, छीन का न छीना कभी अन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न, मैं लख न सका वे दृग विपन्न। अपने आंसुओं अतः बिंबित, अपने आंसुओं अतः बिंबित, देखे हैं अपने ही मुखचित। कवि कहते हैं कि जब तुम श्रावण मास की पहली तिथि को तुम्हारा महाप्रयाण हो गया, वो अपने आप को बहुत मजबूर, बहुत विवश मानते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से सफल नहीं थे। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा कमाने का रास्ता नहीं पता था, पर उस राह पर चलने में मेरा संकोच हमेशा ही बाधक बना रहा, क्योंकि मैंने किसी गरीब का, किसी छीन का अन्न नहीं छीना। मुझे किसी की आंखों में यदि दुख है तो वो दुख देख के मैं चैन से नहीं रह सका, और पैसा कमाने की राह में जो अन्याय, जो अनर्थ होता है वो मुझसे ना हो सका। और इस तरह से अपने जरूरतों, अपने स्वार्थों की पूर्ति के संघर्ष में मैं स्वयं से ही हारता रहा। कवि आगे कहते हैं कि सोचा है नत हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह नहीं हार मेरी भास्वर, यह रत्नहार लोकोत्तर वर। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध, साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, हैं दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्ति को समाधान। पार्श्व में अन्य रख कुशल हस्त, गद्य में पद्य में सभाभ्यस्त। कवि कहते हैं कि कभी यदि मैं नम्रता पूर्वक सोचने का प्रयत्न करता हूँ तो हिंदी में साहित्य सर्जक बनकर जो उपेक्षा, आर्थिक विषमता और अपमान स्नेहोपहार की तरह मिले हैं, वो दरअसल हार नहीं बल्कि एक उज्जवल अलौकिक रत्नहार के समान है। विषमता में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। इस तरीके से मैं विषमता में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि सृजन कार्य को पेट पालने का साधन बनाना नहीं चाहता, और यही मेरी विवशता है। देखें वे हंसते हुए प्रवर, देखें वे हंसते हुए प्रवर, प्रवर अर्थात विशिष्ट प्रकार के वीर को कह रहे हैं यहाँ वो, कि देखें वे हंसते हुए प्रवर, जो रहे देखते सदा समर। एक साथ जब शतघात चूर्ण, एक साथ जब शतघात चूर्ण, आते थे मुझ पर तुले तूर्ण, देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह शर छेप वह रन कौशल। यहाँ कवि इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से एक साथ बहुत तरह की परेशानी, बहुत तरह के तकलीफ उन्हें देखने को मिले, और जब इतने सारे तकलीफ एक साथ उनके ऊपर पड़ते थे, वो कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं होते थे, इसीलिए वो बस अपलक ताकते रह जाते थे। व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल
व्यक्त हो चुका चित्कारोत्कल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्रकंठ फल, क्रुद्ध युद्ध का रुद्रकंठ फल, और भी फलित होगी वह छवि, आगे जीवन जीवन का रवि। और भी फलित होगी वह छवि, जागे जीवन जीवन का रवि। लेकर कर कल तूलिका कला, देखा क्या रंग भरती विमला, वांछित उस किस लांछित छवि पर, फेरती स्नेह की कूची भर। अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम, कर नहीं सका पोषण उत्तम। कुछ दिन को जब तू रही साथ, अपने गौरव से झुका माथ। पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, पुत्री भी पिता गेह में स्थिर, छोड़ने के प्रथम जीर्ण अजिर। आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, आंसुओं सजल दृष्टि की छलक, पूरी न हुई जो रही कलक, पूरी न हुई जो रही कलक। प्राणों की प्राणों में दबकर, प्राणों की प्राणों में दबकर, कहती लघु लघु उसास में भर। समझता हुआ मैं रहा देख, हटता भी पथ पर दृष्टि टेक। अपनी आर्थिक विषमता को याद करते हुए कवि कहते हैं, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से उपार्जन नहीं कर सका, और इसी वजह से तुम्हें उत्तम पोषण नहीं दे सका। वो बहुत विकल होते हैं कि तुम्हें मैं रेशमी वस्त्र नहीं पहना सका, तुम्हें दूध दही नहीं खिला सका, और तुम जब तक मेरे पास रही, पिता के घर में जब तक रही, तब तक टूटे और जर्जर घर में रही। और सामान्य बालिकाओं की तरह तुम्हारे मन में भी कुछ इच्छा होती थी, लेकिन तुम आह भरकर उसास भर के रह जाती थी, उन इच्छाओं को व्यक्त नहीं करती थी। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित छन छन, भरती जीवन में नव जीवन। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली, वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निसी वासर भरे मोद। कवि कहते हैं कि बच्ची जब 1.25 साल की हो गई और अपनी माता के साथ नज़दीक रहती थी और माँ उसे बहुत प्यार करती थी, चुम्बन लेती थी, तो मैं यह मानता हूँ कि धन कमाने में असमर्थ होने के कारण तुम्हारा ठीक तरह से पालन पोषण नहीं कर सका। जब तू कुछ दिनों तक मेरे साथ रही तो मेरा माथा अपने ही गौरव से झुका रहा। मैं यह सोचकर अपने को गौरवहीन महसूस करता रहा कि पुत्री भी पिता के घर में स्थिर होकर रह रही है। तू मेरा घर छोड़ने से पहले मेरे घर के टूटे फूटे आंगन में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि तेरे शैशव की कोई उमंग पूरी नहीं हो सकी। इस कारण तुम्हारी आंखें हमेशा आंसुओं से छलछलाई अर्थात तर रही। तू अपने मन की व्यथा अपने प्राणों में ही दबाकर आहों के रूप में उन्हें प्रकट करती, और मैं सब समझता जानता हुआ भी मात्र देखता रहा। धन मिलेगा इस आशा से राह पर दृष्टियां गड़ाता रहा, और फिर निराश होकर चुपके से उन्हें हटाता रहा। अर्थात धनाभाव के कारण तेरी कोई भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सका। तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चपल, माँ का मुख हो चुंबित छन छन, भरती जीवन में नव जीवन। वह चरित पूर्ण कर गई चली, तू नानी की गोद जा पली। सब किए वही कौतुक विनोद, सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरे मोद। कवि याद करते हुए कहते हैं कि तुम जब 1.25 साल की थी तभी ऐसा महसूस हो गया था कि तुम में ज्ञान की चपल चंचलता है, और अपने माता के स्नेहिल चुंबनों की छाया में पलते हुए तू उसके जीवन में एक नया प्रकाश बिखेर रही थी। और माता की मृत्यु के बाद तुम अपनी नानी के घर चली गई, और वहीं पे तुम बड़ी हुई, वहीं पे तुम खुश रही, वहीं पे तुम्हारे सारे बचपन के शैशव काल के जितने भी खेल होते थे वो सारे वहीं पे होते थे। और भाई के साथ जब तुम्हारी लड़ाई हो जाती थी तो भाई तुम्हें मारता था, और उसके बाद मनाने के लिए गंगा की रेत पे लेके जाता था, और तुम उसकी उंगलियां पकड़ के चलती थी। सब किए वही कौतुक विनोद, उस घर निशिवासर भरे मोद। रात दिन वहाँ उस घर में यानी नानी के घर में खुशी का माहौल रहता था, विनोद का माहौल रहता था। खाई भाई की मार विकल, रोई उत्पल दल दृग छल छल।
मतलब भाई की मार खा के तुम्हारे कमल के जैसे पंखुड़ियों जैसी आंखों में आंसू आ जाते थे। चुमकारा सिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार। फिर भाई मनाता था, चुमकारता था और उसके बाद उसे गंगा तट की रेत पे लेके जाता था। करने को लेकर साथ चला, तू कहकर चली हाथ चपला, और तुम उसकी हाथ पकड़ के चल जाती थी। आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, आंसुओं धुला मुख हासोच्छल, लखती प्रसार व उर्मि धवल। और तेरे आंसुओं से भरे मुख पे हंसी की उज्जवल लहरें देखकर मानो गंगा भी अपनी उजली लहरों का प्रसार तुझी में करने लगी। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में भी व्यर्थ व्यस्त। तब भी मैं इसी तरह समस्त, कवि जीवन में भी व्यर्थ व्यस्त। लिखता अबाध गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद। वापस कर देते पढ़ सत्वर, दे एक पंक्ति दो में उत्तर। कवि कहते हैं कि जिस समय तुम नानी के घर थी, उस समय भी मैं इसी प्रकार कवि जीवन व्यतीत कर रहा था और अबाध छंद, मुक्त गति के अबाध छंद लिखता था, मुक्त छंद लिखता था और संपादकों के पास भेजता था। लेकिन संपादक गण मेरी रचना को उसमें कोई आनंद नहीं पाकर उस रचना को लौटा देते थे, तुरंत ही लौटा देते थे, एक या दो पंक्ति में उत्तर देकर। लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिशाकाश। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहर, व्यतीत करता था गुन गुन कर। जो संपादक गण उनकी रचना को लौटा देते थे, उस रचना को हाथों में लिए हुए वे दिशाओं को ताकते थे, आकाशों को ताकते थे और लंबे समय तक बैठे रहते थे और वो समय वो गुनगुना कर काटते थे। संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर। संपादक के गुण यथाभ्यास, पास की नोचता हुआ घास, अज्ञात फेंकता इधर उधर। भाव की चढ़ती पूजा उन पर। और ऐसे समय में भी जबकि संपादक गण मेरी रचनाओं को लौटा दिया करते थे, तब भी मैं उनकी तारीफ करता था, तब भी मैं उनकी प्रशंसा अपने मन में किया करता था और जो जहाँ मैं बैठा होता था वहाँ के घास को उखाड़ के अज्ञात ही फेंकता रहता था। और इस प्रकार मेरे भावों का आरोप उन नुचे हुए तिनकों पर हो जाया करता था। तो आज के लिए मैं यहीं तक रहने देती हूँ और इस कविता की अगली कड़ी लेकर फिर मैं मिलूंगी आप लोगों से। धन्यवाद आप सबों का।